क्या यह बर्फ, धूल, चट्टान और गैस से बना एक गंदा ब्रह्मांडीय हिमगोला है? क्या यह एक प्राकृतिक धूमकेतु है या यह कुछ और है? 3 एटलस की नई तस्वीरों से स्थिति स्पष्ट होने की उम्मीद थी, लेकिन इसके बजाय उन्होंने वैज्ञानिकों को और भी गहरी अनिश्चितता में धकेल दिया, क्योंकि जिस क्षण यह वस्तु गुजरी, सूर्य को भ्रम दूर कर इसकी वास्तविक प्रकृति को प्रकट कर देना चाहिए था। यदि 3I एटलस एक धूमकेतु है, तो इसका व्यवहार अब तक दर्ज किए गए किसी भी धूमकेतु से बिल्कुल अलग है। लेकिन अगर यह धूमकेतु नहीं है, तो हम शायद अपने सौर मंडल में कुछ बिल्कुल नया देख रहे हैं। जो बात सबसे ज्यादा उभर कर आती है वह है डर नहीं बल्कि उलझन, क्योंकि हर तस्वीर कुछ नया विवरण जोड़ती है जबकि निश्चितता को कम करती जाती है। इन तस्वीरों ने जवाब देने के बजाय संदेह की कई परतें खड़ी कर दी, जिससे विशेषज्ञों को रुककर जो कुछ वे देख रहे थे उस पर पुनर्विचार करने के लिए मजबूर होना पड़ा। तो अगर तस्वीरों ने समाधानों से ज्यादा सवाल खड़े कर दिए, तो वे उस कहानी को समझाने में वास्तव में क्या विफल रहीं जो अंततः जुलाई 2025 में शुरू हुई, जब एक नियमित स्कैन ने चुपचाप कुछ ऐसा पकड़ा जो खगोलविदों द्वारा देखे जाने वाले किसी भी चीज से अलग व्यवहार करता था। चिली में स्थित एटलस सर्वे टेलीस्कोप वही काम कर रहा था जो वह हमेशा करता है। रात दर रात आकाश को स्कैन कर रहा था, प्रकाश के धुंधले बिंदुओं का पता लगा रहा था जो आमतौर पर साधारण क्षुद्र ग्रह या दूर के धूमकेतु साबित होते हैं। इस बार एक संकेत निर्धारित पैटर्न में फिट नहीं बैठ रहा था, क्योंकि वह अपेक्षा से कहीं अधिक तेजी से गति कर रहा था और आकाश में एक ऐसे कोण पर चल रहा था जो संदिग्ध लग रहा था। शुरुआत में वह वस्तु एक धुंधली सी आकृति के रूप में दिखाई दी जो तारों की पृष्ठभूमि से मुश्किल से अलग दिख रही थी। फिर भी उसकी गति ने तुरंत चिंता पैदा कर दी। अधिकांश ज्ञात वस्तुएं छवियों के बीच धीरे धीरे खिसकती हैं, लेकिन यह वस्तु असामान्य गति से आगे बढ़ी, जिससे स्वचालित प्रणालियों को इसे गहन निरीक्षण के लिए चिह्नित करना पड़ा। जब शोधकर्ताओं ने आंकड़ों की जांच की, तो संख्याएं उनकी चिंता को शांत नहीं कर पाईं, क्योंकि वेग सौर मंडल के भीतर उत्पन्न होने वाली वस्तुओं के लिए सामान्य वेग से कहीं अधिक था। उस क्षण को बेचैन करने वाली बात केवल गति ही नहीं बल्कि अपरिचितता भी थी। खगोलविद पैटर्न पर भरोसा करते हैं, क्योंकि ग्रह, क्षुद्र ग्रह और धूमकेतु दशकों के अवलोकन में दोहराए जाने वाले नियमों का पालन करते हैं। यह वस्तु उन नियमों का पालन करने से इनकार कर रही थी और प्रारंभिक गणनाओं से पता चला कि यह सूर्य के चारों ओर एक स्थिर लूप में परिक्रमा नहीं कर रही थी, जैसा कि हम जानते हैं कि अधिकांश आगंतुक करते हैं। इसके बजाय ऐसा लग रहा था मानो यह बस गुजर रहा हो, मानो कहीं और से आया हो और यहां रुकने का उसका कोई इरादा न हो। अगले कुछ घंटों में टीमों ने माप साझा करना और प्रक्षेप पथ को परिष्कृत करना शुरू कर दिया, इस उम्मीद में कि बेहतर डेटा के साथ यह अजीब व्यवहार गायब हो जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। प्रत्येक अपडेट से यह भावना और भी पुष्ट होती गई कि इस खोज में कुछ अलग था, क्योंकि यह मार्ग अभी भी कठिन, तेज और परिचित मॉडलों के साथ सामंजस्य बिठाने में मुश्किल बना हुआ था। नाम या वर्गीकरण पर चर्चा होने से पहले ही बेचैनी पहले से ही मौजूद थी, जो कंप्यूटर स्क्रीन के पीछे धीरे धीरे बढ़ रही थी। वस्तु का आगमन किसी नाटकीय या भव्य आयोजन के साथ नहीं हुआ, फिर भी उसकी खामोशी ने उसे और भी अधिक विचलित करने वाला बना दिया। पहली नज़र में कोई अचानक चमक या सनसनीखेज कहानी नजर नहीं आई, बस एक धुंधला निशान था जो उम्मीदों से कहीं आगे निकल गया। वह सूक्ष्म प्रवेश महत्वपूर्ण था, क्योंकि इसका मतलब था कि खोज आंकड़ों पर आधारित थी, न कि कल्पना या प्रचार पर। वैज्ञानिक किसी अफवाह पर प्रतिक्रिया नहीं दे रहे थे, बल्कि उन आंकड़ों पर प्रतिक्रिया दे रहे थे जो अनियंत्रित थे। यही क्षण आगे आने वाली हर चीज की नींव बन गया। संरचना या उत्पत्ति के बारे में बहसों से पहले सभी वेधशालाओं में एक सरल बात समान रूप से समझी गई थी, और वह यह थी कि यह वस्तु किसी भी परिचित चीज से मिलती जुलती नहीं थी। यह वह बिंदु था जहां जिज्ञासा निरंतर ध्यान में परिवर्तित हो गई और जहां नियमित अवलोकन केंद्रित जांच में बदल गया। यदि पहले संकेत ने ही खगोलविदों की अपेक्षाओं को चुनौती दी, तो अगला प्रश्न अपरिहार्य था। आखिर यह वस्तु क्या थी जो बाकी वस्तुओं की तरह हिलने से इनकार कर रही थी? शुरुआती भ्रम का केंद्र बिंदु यह था कि 3 एटलस अपनी पहली तस्वीरों में कैसा दिखाई दिया, क्योंकि खगोलविदों ने जो देखा वह किसी सामान्य अंतरिक्ष वस्तु जैसा बिल्कुल नहीं था। किसी नुकीले सिरे या स्पष्ट लकीर के बजाय वस्तु में एक चमकदार केंद्र दिखाई दिया जो एक नरम धुंधली परत में लिपटा हुआ था, जिससे एक ऐसा आकार बना जिसे कई लोगों ने यांत्रिक या चट्टानी के बजाय जैविक बताया। मानव आंख से देखने पर यह किसी धूमकेतु की तरह कम और अंधेरे में तैरती हुई एक सूक्ष्म कोशिका की तरह अधिक प्रतीत होता था, जिसका केंद्र चमक रहा था
और बाहरी परत धुंधली थी। यह धारणा महत्वपूर्ण थी क्योंकि दृश्य डेटा अक्सर प्रारंभिक निष्कर्षों को आकार देता है। खगोलविदों को प्रकाश में बनने वाले पैटर्न को पढ़ने का प्रशिक्षण दिया जाता है। फिर भी जब कोई वस्तु दूर हो, गतिमान हो और चकाचौंध से आंशिक रूप से छिपी हो, तो विशेषज्ञ भी भ्रमित हो सकते हैं। इन शुरुआती तस्वीरों में गैस और धूल से छनकर आने वाले सूर्य के प्रकाश ने एक चिकना प्रभामंडल बनाया, जबकि केंद्रीय चमक सघन और स्थिर दिखाई दी। उस संयोजन से एक आत्मनिर्भर आकृति का भ्रम पैदा हुआ, मानो वस्तु में गति की बजाय संरचना हो। यह भ्रम तभी दूर होने लगा जब वैज्ञानिकों ने अलग अलग कोणों और अलग अलग समय पर ली गई छवियों की तुलना की। जब वस्तु सूर्य के सापेक्ष विस्थापित हुई तो चमकती हुई परत फैल गई और उसका आकार बदल गया, जिससे पता चला कि धुंध एक सतह नहीं थी बल्कि एक पदार्थ था जिसे बाहर की ओर धकेला जा रहा था। जो पहले एक झिल्ली की तरह दिख रहा था, वह असल में गैस और धूल का एक बादल था, और चमकीला केंद्र एक ठोस खोल नहीं बल्कि उस बादल के अंदर गहराई में दबा हुआ एक नाभिक था। नजरिए में इस बदलाव ने सब कुछ बदल दिया। वह चमक अब रहस्यमयी प्रकाश नहीं थी बल्कि एक कोमा थी, जो बर्फ के गर्म होने और गैस छोड़ने पर बनने वाला परिचित आवरण होता है। सूर्य से दूर जाती हुई धुंधली सी लकीरें और अधिक स्पष्ट होने लगीं, जिससे यह पुष्टि हो गई कि वस्तु पदार्थ को एक साथ रखने के बजाय उसे छोड़ रही थी। सरल शब्दों में कहें तो कोशिका जैसी दिखने वाली यह आकृति जीवन या किसी विशेष संरचना का संकेत नहीं थी, बल्कि भौतिकी, दूरी और कोण के संयुक्त प्रभाव का परिणाम थी जो आंखों को धोखा देती है। फिर भी इस शुरुआती भ्रम ने एक अमिट छाप छोड़ी। इससे ये बात उजागर हुई कि जब मस्तिष्क किसी अपरिचित चीज का सामना करता है, विशेषकर जब विवरण सीमित हों, तो वह कितनी आसानी से अर्थ खोज लेता है। अंतरिक्ष अवलोकन में छवियां शायद ही कभी स्पष्ट चित्रों के रूप में प्राप्त होती हैं, क्योंकि वे प्रकाश, गति और हमारे उपकरणों की सीमाओं से प्रभावित होती हैं। 3 एटलस इस बात की याद दिलाता है कि देखना और समझना एक ही बात नहीं है, और पहली छाप गलत दिशा की ओर इशारा कर सकती है। पहचान के इस चरण में वस्तु को नाम देना नहीं था, बल्कि पूर्व धारणाओं को दूर करना था। दृश्य भ्रम कैसे उत्पन्न हुआ, यह समझकर वैज्ञानिक विश्लेषण के लिए एक स्पष्ट रूपरेखा तैयार कर सकते थे। वह वस्तु इसलिए अजीब व्यवहार नहीं कर रही थी क्योंकि वह जीवित या कृत्रिम थी, बल्कि इसलिए कि उसके वातावरण और गति ने एक भ्रामक छवि बनाई थी। एक बार जब भ्रम दूर हो गया तो उसकी जगह एक अधिक व्यावहारिक प्रश्न ने ले ली। यदि इस विचित्र आकृति को प्रकाश और धूल से समझाया जा सकता है, तो यह तय करने के लिए और किस प्रकार के गहन प्रमाण की आवश्यकता थी कि यह वस्तु वास्तव में क्या थी। कहानी में निर्णायक मोड़ तब आया जब वैज्ञानिकों ने प्रारंभिक धारणाओं से आगे बढ़कर मापने योग्य साक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित किया, क्योंकि खगोल विज्ञान में वर्गीकरण दिखावट के बजाय आंकड़ों पर निर्भर करता है। जैसे जैसे अधिक अवलोकन प्राप्त हुए, तीनों एटलस का व्यवहार मेल खाने लगा। शोधकर्ताओं ने कुछ पैटर्न पहचाने। भले ही वे पैटर्न असामान्य रूप में दिखाई दिए हों, महत्वपूर्ण यह नहीं था कि वस्तु कितनी विचित्र दिखती है, बल्कि यह था कि सूर्य के करीब आने पर वह कैसे प्रतिक्रिया करती है। सबसे मजबूत संकेतों में से एक बर्फीले केंद्रक की उपस्थिति थी, जो धूमकेतु का जमा हुआ कोर होता है। जैसे ही सूर्य का प्रकाश इस केंद्रक तक पहुंचा, ऊष्मा के कारण बर्फ से गैस निकली और उस गैस ने केंद्र के चारों ओर एक चमकता हुआ बादल बना दिया। कोमा के नाम से जाना जाने वाला यह बादल सौर मंडल में धूमकेतुओं के चारों ओर दिखाई देने वाली एक विशिष्ट विशेषता है। 3 एटलस के मामले में कोमा पहले धुंधला था, लेकिन जैसे जैसे अवलोकन बेहतर होते गए, यह अधिक स्पष्ट होता गया, जिससे यह पुष्टि हुई कि वस्तु ठोस और अपरिवर्तित रहने के बजाय सक्रिय रूप से पदार्थ छोड़ रही थी। एक और महत्वपूर्ण सुराग आसपास की धूल के व्यवहार से मिला। वस्तु से उत्सर्जित कण बेतरतीब ढंग से नहीं बिखरे, बल्कि सौर विकिरण द्वारा निर्धारित दिशा का अनुसरण किया। इस पैटर्न से पता चलता है कि सूर्य के प्रकाश का दबाव पदार्थ को बाहर की ओर धकेल रहा था, एक ऐसी प्रक्रिया जो धूमकेतु के भौतिकी के साथ अच्छी तरह से मेल खाती है। इसके विपरीत क्षुद्र ग्रह अपेक्षाकृत स्थिर रहते हैं और गर्म होने पर गैस और धूल के बड़े बादल नहीं बनाते हैं। नासा का निष्कर्ष किसी एक छवि या माप पर आधारित नहीं था। यह लगातार मिल रहे संकेतों के बढ़ते संग्रह से आया, जो एक ही व्याख्या की ओर इशारा करते थे। वस्तु में एक केंद्रक दिखाई दिया, इसमें एक कोमा विकसित हुआ और इसने सौर ताप पर वैसी ही प्रतिक्रिया दी जैसी जात धूमकेतुओं के व्यवहार में होती है। इन सभी संकेतों को मिलाकर एक स्पष्ट तस्वीर सामने आई। भले ही कुछ विवरण अभी भी अस्पष्ट थे, फिर भी इस पुष्टि से मामला समाप्त नहीं हुआ। हालांकि नासा ने 3-2 एटलस को धूमकेतु के रूप में वर्गीकृत किया था, लेकिन जल्द ही यह स्पष्ट हो गया कि यह एक सामान्य उदाहरण नहीं था। अधिकांश धूमकेतु सौर मंडल के होते हैं,
और लाखों वर्षों में गुरुत्वाकर्षण द्वारा निर्धारित लंबे दोहराए जाने वाले पथों का अनुसरण करते हैं। यह धूमकेतु ऐसा नहीं था। इसकी गति के पथ ने एक कहीं गहरे रहस्य की ओर इशारा किया, क्योंकि इसकी गति में ऐसा कुछ भी नहीं था जिससे यह संकेत मिले कि इसका निर्माण सूर्य के साथ हुआ था। इसलिए इसकी पुष्टि ने एक समस्या का समाधान तो किया, लेकिन दूसरी समस्या खड़ी कर दी। वैज्ञानिक अब विश्वासपूर्वक बता सकते थे कि वे किस प्रकार की वस्तु का अवलोकन कर रहे हैं, लेकिन वे यह नहीं समझा सकते थे कि यह कहां से आई है। धूमकेतु के नाम में उसकी संरचना और व्यवहार का वर्णन था, फिर भी इसमें उसकी उत्पत्ति या इतिहास के बारे में कुछ भी नहीं बताया गया था। इस लिहाज से इस शब्द ने वर्तमान को स्पष्ट किया, जबकि अतीत को पूरी तरह से अनसुलझा छोड़ दिया। इस क्षण ने जांच में एक महत्वपूर्ण बदलाव ला दिया। अब सवाल यह नहीं था कि क्या तीनों एटलस किसी जात श्रेणी में आते हैं, बल्कि यह था कि क्या वह श्रेणी उनकी यात्रा को समझाने के लिए पर्याप्त थी। यदि यह धूमकेतु की तरह व्यवहार करता है लेकिन सौर मंडल का हिस्सा नहीं है, तो अगला कदम अपरिहार्य था। परिचित विशेषताओं वाला एक धूमकेतु सूर्य की पहुंच से बहुत दूर किसी स्थान से कैसे आ सकता है? 3 एटलस हमारे सौर मंडल का हिस्सा नहीं था। इसका सबसे मजबूत सुराग इसकी पथ प्रदर्शक गति से मिला, क्योंकि गति दिखावट से कहीं अधिक गहरी कहानी बयां करती है। अधिकांश धूमकेतु सूर्य के गुरुत्वाकर्षण द्वारा निर्मित लंबी घुमावदार पगडंडियों का अनुसरण करते हैं और हजारों या लाखों वर्षों में बार बार लौटते हैं। 3 एटलस ने ऐसा व्यवहार नहीं किया, क्योंकि उसके पथ में पीछे मुड़ने का कोई संकेत नहीं दिखा, मानो उसका सूर्य से कोई संबंध ही न हो। जब खगोलविदों ने उसकी कक्षा का पता लगाया तो उन्होंने कुछ परेशान करने वाली बात देखी। परिचित दीर्घवृत्ताकार आकृति में मुड़ने के बजाय वस्तु ने सौरमंडल के भीतरी भाग को एक तीव्र खुले पथ पर काट दिया। इस प्रकार की गति का अर्थ है कि सूर्य का गुरुत्वाकर्षण इसे पकड़ने के लिए पर्याप्त मजबूत नहीं था, जिससे तुरंत यह संकेत मिलता है कि इसकी उत्पत्ति हमारे ज्ञात ग्रहों के परिवार से बहुत दूर किसी ग्रह से हुई होगी। सरल शब्दों में कहें तो 3 एटलस किसी निर्धारित समय पर नहीं आ रहा था, क्योंकि इसका वहां रुकने का कोई इरादा ही नहीं था। इसकी गति ने इस निष्कर्ष को और भी पुख्ता कर दिया। जब इसकी खोज हुई तब यह वस्तु लगभग 1,37,000 मील प्रति घंटे की रफ्तार से यात्रा कर रही थी, जो सूर्य के निकट जन्म लेने वाले धूमकेतुओं की सामान्य गति से कहीं अधिक है। इस तरह की गति को स्थानीय गुरुत्वाकर्षण धक्कों से आसानी से समझाया नहीं जा सकता। ये उस विचार से कहीं अधिक मेल खाता है कि कोई वस्तु लाखों वर्षों तक अंतरतारकीय अंतरिक्ष में भटकती रही और फिर कुछ समय के लिए हमारे पड़ोस से गुजरी। इस खोज ने 3 नेत्रों वाले एटलस को एक अत्यंत विशिष्ट श्रेणी में स्थापित कर दिया। आधुनिक खगोल विज्ञान के पूरे इतिहास में इससे पहले केवल 2 अन्य अंतरतारकीय आगंतुकों की ही पुष्टि हुई थी। पहला उममुआ था, जिसने अपने विचित्र आकार और स्पष्ट पूंछ के अभाव से वैज्ञानिकों को चकित कर दिया था। दूसरा धूमकेतु बोरिस था, एक अधिक परिचित धूमकेतु जो अभी भी एक बाहरी होने के अचूक संकेत रखता था। तीसरा धूमकेतु एटलस बना और उसके आगमन ने इस विचार को पुष्ट किया कि ये मुठभेड़ें दुर्लभ होते हुए भी असंभव नहीं हैं। इस खोज को खास बनाने वाली बात इसका समय और स्पष्टता थी। पहले के मामलों के विपरीत खगोलविदों ने 3 एटलस का पता इतनी जल्दी लगा लिया था कि सौरमंडल में गहराई तक जाते समय इसकी गति को सटीकता से ट्रैक किया जा सके। प्रत्येक अपडेट ने उसी निष्कर्ष को और पुष्ट किया, जो यह था कि यह वस्तु एक तरफा यात्रा पर थी। सूर्य को पार करने के बाद यह बाहर की ओर बढ़ती रहेगी और अंततः तारों के बीच के विशाल अंतरिक्ष में विलीन हो जाएगी। उस पथ में एक शांत विनम्रता का भाव है। तीसरा, संभवतः एटलस तारा हमारे सूर्य के अस्तित्व में आने से बहुत पहले किसी अन्य तारे के चारों ओर बना था और फिर अरबों वर्षों तक बिना किसी उद्देश्य या गंतव्य के आकाशगंगा में भटकता रहा। कुछ क्षणों के लिए यह पृथ्वी के संपर्क में आया, जिससे एक बिल्कुल अलग वातावरण में निर्मित सामग्री का अध्ययन करने का दुर्लभ अवसर मिला। जल्द ही वह अवसर हमेशा के लिए समाप्त हो गया। इस समझ ने जांच की दिशा बदल दी। अब सवाल यह नहीं था कि 3 एटलस असामान्य था या नहीं, क्योंकि यह तो स्पष्ट था। असली चुनौती यह थी कि इसके दृष्टि से ओझल होने से पहले कितनी जानकारी जुटाई जा सकती है। यदि यह आगंतुक वास्तव में किसी अन्य तारामंडल से आया है, तो इसकी अगली निकट मुठभेड़ से कौन से नए विवरण सामने आ सकते हैं। जांच में एक नया चरण तब प्रवेश कर गया जब 3 खगोलीय पिंड मंगल ग्रह के इतने करीब से गुजरे कि उन्हें एक बिल्कुल अलग दृष्टिकोण से देखा जा सके, क्योंकि किसी वस्तु को कई स्थानों से देखने पर ऐसे विवरण सामने आ सकते हैं जिन्हें पृथ्वी पर स्थित दूरबीनें अक्सर नहीं देख पाती हैं।
यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी और नासा द्वारा संचालित अंतरिक्ष यान पहले से ही लाल ग्रह के चारों ओर सक्रिय थे और पहली बार उनके उपकरणों ने आंतरिक सौर मंडल से गुजर रहे एक अंतरतारकीय आगंतुक की तस्वीरें खींचीं। परिप्रेक्ष्य में यह बदलाव महत्वपूर्ण था क्योंकि इसने वैज्ञानिकों को यह देखने की अनुमति दी कि सूर्य के प्रकाश और अंतरिक्ष के साथ परस्पर क्रिया करते समय वस्तु वास्तविक समय में कैसे व्यवहार करती है। सबसे उल्लेखनीय निष्कर्षों में से एक 3 आंखों वाले एटलस के चारों ओर हाइड्रोजन का एक धुंधला लेकिन विस्तृत बादल था। हाइड्रोजन ब्रह्मांड का सबसे सरल और सबसे आम तत्व है, फिर भी किसी गतिशील वस्तु के चारों ओर इसे इतनी व्यापक रूप से फैलते हुए देखकर तुरंत कई सवाल उठ खड़े हुए। इस बादल से संकेत मिलता है कि सौर विकिरण के तहत पानी या अन्य हाइड्रोजन समृद्ध यौगिक टूट रहे थे, जिससे ऐसे परमाणु निकल रहे थे जो दृश्य कोमा से बहुत दूर चले गए थे। सरल शब्दों में कहें तो धूमकेतु न केवल चमक रहा था बल्कि सक्रिय रूप से ऐसी मात्रा में पदार्थ खो रहा था जो सामान्यतः हमारी आंखों से दिखाई देने वाली सीमा से कहीं अधिक थी। इन अवलोकनों ने इस पहेली में एक नया आयाम जोड़ दिया। पृथ्वी से दूरी और चमक की सीमाओं के कारण हाइड्रोजन के इस बादल का अधिकांश भाग अदृश्य होता। हालांकि मंगल ग्रह के निकट संवेदनशील उपकरण इसके आकार और विस्तार का पता लगा सकते थे, जिससे यह पता चलता है कि सूर्य के प्रकाश के साथ इसकी परस्पर क्रिया वास्तव में कितनी ऊर्जावान थी। आंकड़ों से पता चला कि बादल लाखों किलोमीटर तक फैला हुआ था, जिससे वस्तु के चारों ओर का अंतरिक्ष एक विशाल अदृश्य आवरण में बदल गया था। इसे विशेष रूप से महत्वपूर्ण बनाने वाली बात समय थी। अंतरिक्षीय आगंतुक धीमे नहीं होते या अध्ययन के लिए प्रतीक्षा नहीं करते, और 3 आई एटलस सौरमंडल में एक सीमित अवसर का लाभ उठाते हुए तेजी से आगे बढ़ रहा था। सूर्य के निकट की परिस्थितियां तेजी से बदलती हैं और दूरी बढ़ने के साथ गैस छोड़ने वाली प्रक्रियाएं कमजोर हो सकती हैं या गायब हो सकती हैं, इसलिए हर घंटा महत्वपूर्ण था। मंगल ग्रह से ली गई तस्वीरों ने एक ऐसे क्षण को कैद कर लिया जो कभी दोहराया नहीं जा सकेगा। गतिविधि के एक संक्षिप्त चरण को स्थिर कर दिया जो जल्द ही लुप्त हो सकता है। वैज्ञानिकों ने यह भी देखा कि हाइड्रोजन बादल किस प्रकार वस्तु की गति के साथ संरेखित था। इसका आकार इस बात का संकेत देता है कि विकिरण दबाव और सौर हवा किस प्रकार मुक्त परमाणुओं को आकार दे रहे थे, जिससे धूमकेतु की संरचना और बनावट के बारे में सुराग मिलते हैं। हालांकि इन विवरणों ने हर सवाल का जवाब नहीं दिया, लेकिन इन्होंने महत्वपूर्ण सीमाएं प्रदान की, संभावनाओं के दायरे को सीमित किया और सरल व्याख्याओं को खारिज कर दिया। इन अवलोकनों का व्यापक अर्थ केवल एक धूमकेतु तक सीमित नहीं है। उन्होंने यह प्रदर्शित किया कि ग्रहीय अंतरिक्षयान दूरस्थ वेधशालाओं के रूप में कार्य कर सकते हैं, जिससे ग्रहीय रक्षा और भविष्य के अनुसंधान के लिए अंतरिक्ष में मानव दृष्टि का विस्तार हो सकता है। यह दृष्टिकोण एक महत्वपूर्ण प्रगति है, क्योंकि यह केवल पृथ्वी पर निर्भर रहने के बजाय कई कोणों से निगरानी और विश्लेषण की अनुमति देता है। फिर भी हर नई छवि के साथ एक परिचित अनुभूति जुड़ी हुई थी। रहस्य सुलझने के बजाय अतिरिक्त जानकारी ने इस बात को उजागर किया कि अभी भी कितना कुछ अज्ञात है। हाइड्रोजन बादल ने गतिविधि की व्याख्या तो की, लेकिन उत्पत्ति की नहीं, और इसने इतिहास को उजागर किए बिना व्यवहार का वर्णन किया। जैसे जैसे डेटा आता रहा, एक प्रश्न स्वाभाविक रूप से बाकी सभी प्रश्नों से ऊपर उठ गया। यदि ये नए अवलोकन यह दर्शाते हैं कि 3 एटलस क्या कर रहा था, तो क्या वे यह समझाने में भी मदद कर सकते हैं कि यह हमारे द्वारा ज्ञात सभी चीज़ों से इतना अलग व्यवहार क्यों करता है। जैसे जैसे वैज्ञानिकों ने 3 एटलस का गहराई से अध्ययन किया, वैसे वैसे 3 विसंगतियां स्पष्ट रूप से सामने आने लगी, क्योंकि प्रत्येक विसंगति अलग अलग तरीके से अपेक्षाओं को चुनौती देती थी, फिर भी एक ही परेशान करने वाली तस्वीर की ओर इशारा करती थी। इनमें से कोई भी विशेषता अकेले हमारे ज्ञान को पूरी तरह से बदल नहीं सकती, फिर भी इन सभी ने मिलकर एक ऐसा पैटर्न बनाया जो कभी धुंधला नहीं हुआ। पहली विसंगति आयु थी। इसकी गति और रासायनिक व्यवहार के आधार पर शोधकर्ताओं का अनुमान है कि यह एटलस लगभग 7 अरब वर्ष पुराना हो सकता है। इससे पता चलता है कि इसका निर्माण सूर्य और पृथ्वी के अस्तित्व में आने से बहुत पहले हुआ था। इतनी प्राचीन वस्तुओं को बहुत कम ही करीब से देखा जा सकता है, क्योंकि उस युग की अधिकांश सामग्री तारों के माध्यम से पुनर्चक्रित हो चुकी है या दूरस्थ क्षेत्रों में कहीं दबी हुई है। व्यावहारिक रूप से इसका अर्थ यह है कि 3 एटलस उस समय की जानकारी को समाहित कर सकते हैं जब हमारा सौरमंडल अस्तित्व में भी नहीं था, जिससे यह ब्रह्मांडीय इतिहास के एक भूले हुए अध्याय का एक गतिशील रिकॉर्ड बन जाता है। दूसरी विसंगति रंग से संबंधित थी। सूर्य के निकट आते समय कई धूमकेतु हरे रंग में चमकते हैं
और यह प्रभाव आमतौर पर कार्बन आधारित अणुओं, विशेष रूप से C2 नामक यौगिक से जुड़ा होता है। जब सूर्य की रोशनी इन अणुओं पर पड़ती है तो वे एक हरी रोशनी उत्सर्जित करते हैं जिसे दूरबीनों द्वारा देखा जा सकता है। हालांकि 3 नेत्र वाले एटलस से देखने पर चमक उम्मीदों के अनुरूप नहीं दिखी। आंकड़ों से पता चला कि धूमकेतु में C2 की मात्रा कम थी, फिर भी हरा रंग दिखाई दे रहा था। इस विसंगति ने भ्रम पैदा कर दिया क्योंकि सामान्य व्याख्या अब कारगर नहीं रही। या तो कोई अज्ञात प्रक्रिया इस चमक का कारण बन रही थी या फिर इस पिंड की रासायनिक संरचना वैज्ञानिकों के प्रारंभिक अनुमान से कहीं अधिक असामान्य थी। तीसरी विसंगति इसके धातु संबंधी संकेतों से सामने आई। स्पेक्ट्रल रीडिंग से धूमकेतु से निकलने के स्पष्ट संकेत मिले, जो अपने आप में कोई चौंकाने वाली बात नहीं है। लेकिन जिस बात ने लोगों को आश्चर्यचकित किया वह थी लोहे की अनुपस्थिति। प्राकृतिक अंतरिक्ष पिंडों में निकेल और लोहा आमतौर पर समान मात्रा में एक साथ पाए जाते हैं। यहाँ यह संतुलन बिगड़ा हुआ प्रतीत हुआ। कुछ शोधकर्ताओं ने निकेल टेट्राकार्बोनॉल नामक एक यौगिक की ओर इशारा किया, जो पृथ्वी पर मुख्य रूप से औद्योगिक प्रक्रियाओं से प्राप्त होता है, न कि प्राकृतिक वातावरण से। हालांकि यह विचार अभी भी अध्ययन के अधीन है, लेकिन इसकी मात्र संभावना ने ही यह उजागर कर दिया कि 3 एटलस की भौतिक संरचना कितनी अपरिचित हो सकती है। इन विसंगतियों को शक्तिशाली बनाने वाली बात इनका चौंकाने वाला प्रभाव नहीं, बल्कि इनकी निरंतरता थी। इनकी आयु से संकेत मिलता है कि इनकी उत्पत्ति हमारे ग्रहमंडल से कहीं अधिक प्राचीन है। हरी चमक ने ऐसे रसायन विज्ञान की ओर इशारा किया जो सामान्य नियमों का पालन नहीं करता था। धातु संबंधी मापों से ऐसी प्रक्रियाओं या वातावरणों का संकेत मिला जो प्रकृति में दुर्लभ हैं। प्रत्येक विवरण मौजूदा मॉडलों की सीमाओं को स्पष्ट रूप से तोड़े बिना ही उन्हें चुनौती दे रहा था, जिससे वैज्ञानिक सतर्क लेकिन असहज स्थिति में थे। महत्वपूर्ण बात यह है कि शोधकर्ताओं ने जल्दबाजी में निष्कर्ष निकालने से परहेज किया। विसंगतियां उत्तर नहीं होतीं और असामान्य डेटा का मतलब यह नहीं है कि वह कृत्रिम या खतरनाक है। विज्ञान संभावनाओं का परीक्षण करके, त्रुटियों को दूर करके और मजबूत सबूतों की प्रतीक्षा करके आगे बढ़ता है। फिर भी पैटर्न मायने रखते हैं और त्रिपक्षीय एटलस से उभरने वाले पैटर्न ने ध्यान आकर्षित किया। इस स्तर पर धूमकेतु अब किसी अन्य तारामंडल से आया एक तेज गति से चलने वाला आगंतुक मात्र नहीं रह गया था। यह एक ही वस्तु में समाहित प्रश्नों का संग्रह बन गया था, जिसने विशेषज्ञों को यह पुनर्विचार करने के लिए मजबूर कर दिया कि अंतरतारकीय पदार्थ कितना विविध हो सकता है। रहस्य अब इस बारे में नहीं था कि कुछ अजीब लग रहा था या नहीं, बल्कि इस बारे में था कि इतने सारे स्वतंत्र संकेत एक ही विचित्र दिशा की ओर क्यों इशारा कर रहे थे। यदि ये तीनों विसंगतियां वास्तव में एक ही कहानी का हिस्सा हैं, तो अगला कदम अपरिहार्य है। जब आंकड़े उन संभावनाओं की ओर इशारा करते हैं जो परिचित व्याख्याओं से परे हैं, तो वैज्ञानिकों को कितनी दूर तक जाना चाहिए। जैसे जैसे विसंगतियों की सूची बढ़ती गई, अटकलें चर्चा का हिस्सा बन गईं, क्योंकि अनुत्तरित प्रश्न अक्सर ऐसे विचारों को जन्म देते हैं जो स्थापित स्पष्टीकरणों से परे होते हैं। यह बदलाव केवल इंटरनेट पर फैली अफवाहों से ही नहीं आया, बल्कि उन सम्मानित व्यक्तियों की टिप्पणियों से भी आया जिन्होंने खुले तौर पर अनिश्चितता को स्वीकार किया। सबसे चर्चित कथनों में से एक में यह सुझाव दिया गया था कि 3 नेत्रों वाला एटलस विशुद्ध रूप से प्राकृतिक वस्तु न होने की 30 से 40% तक सार्थक संभावना है। उस टिप्पणी ने एक चिंगारी का काम किया। ऑनलाइन चर्चाएं शीघ्र ही उन सिद्धांतों से भर गईं जो पारंपरिक खगोल विज्ञान से कहीं आगे निकल गए थे, जिनमें उन्नत जांच उपकरणों से लेकर किसी अन्य सभ्यता से जानबूझकर भेजी गई तकनीक तक शामिल थी। सबसे नाटकीय विचारों में से एक यह सुझाव था कि 3 एटलस एक प्रकार का मदरशिप हो सकता है जो सौर मंडल में घूमते हुए छोटे उपकरणों को छोड़ता है। कहानी के इस संस्करण में अजीब रास्ता और असामान्य रसायन संयोग नहीं थे, बल्कि एक उद्देश्य के संकेत थे। इन सिद्धांतों में एक महत्वपूर्ण बात बृहस्पति ग्रह पर ध्यान केंद्रित करना था। कई लोगों का मानना था कि बृहस्पति मुख्य लक्ष्य होगा, लेकिन पृथ्वी की ओर बढ़ने के बजाय कुछ लोगों का मानना था कि गैस के इस विशाल ग्रह पर ध्यान केंद्रित करना अधिक तर्कसंगत था। बृहस्पति विशाल है, सौर मंडल के बाहरी भाग पर हावी है और बहुत दूर से दिखाई देता है। अपने आकार और गुरुत्वाकर्षण के कारण यह एक मार्कर की तरह अलग दिखता है जो सैद्धांतिक रूप से हमारे तारे से बहुत दूर के ग्रहों का ध्यान आकर्षित कर सकता है। बृहस्पति के आसपास का क्षेत्र भी अपेक्षाकृत स्थिर है, जिससे यह न्यूनतम ऊर्जा उपयोग के साथ दीर्घकालिक अवलोकन के लिए एक आदर्श स्थान बन जाता है।
ये विचार तेजी से फैल गए क्योंकि उन्होंने एक ऐसी कहानी पेश की जो आकस्मिक के बजाय जानबूझकर रची गई प्रतीत होती थी। उन्होंने गति, संरचना और स्थान को एक ही कथा में पिरोया जो एक ही बार में सब कुछ स्पष्ट करती हुई प्रतीत होती थी। कई पर्यवेक्षकों के लिए आकर्षण भय नहीं बल्कि जिज्ञासा थी, क्योंकि उन्नत तकनीक का चुपचाप हमारे पड़ोस से गुजरना असंभव नहीं है। हालांकि मुख्यधारा का विज्ञान सतर्क बना रहा। गीता थी। अंतरिक्ष एजेंसियां और अनुसंधान दल इस बात पर जोर देते हैं कि अटकलों को प्रमाणों का विकल्प नहीं बनाना चाहिए। असामान्य आंकड़ों का सावधानीपूर्वक अध्ययन किया जाना चाहिए, लेकिन असाधारण दावों के लिए ठोस प्रमाण की आवश्यकता होती है और वह प्रमाण अभी तक सामने नहीं आया है। उनके दृष्टिकोण से 3 एटलस के व्यवहार को अभी भी उन प्राकृतिक प्रक्रियाओं द्वारा समझाया जा सकता है जिन्हें अभी तक पूरी तरह से समझा नहीं गया है, खासकर यह देखते हुए कि वैज्ञानिकों को इसका अवलोकन करने के लिए कितना कम समय मिला है। जिज्ञासा और संयम के बीच यही संतुलन इस क्षण को परिभाषित करता है। एक ओर अटकलें इस बात पर प्रकाश डालती हैं कि परिचित मॉडलों के माध्यम से देखने पर वस्तु कितनी विचित्र प्रतीत होती है। दूसरी ओर वैज्ञानिक अनुशासन किसी भी निष्कर्ष को स्वीकार करने से पहले धैर्य, बार बार माप और सत्यापन की मांग करता है। दोनों पक्ष एक दूसरे को पूरी तरह खारिज नहीं करते, लेकिन उनके नियम बहुत अलग हैं। सबसे महत्वपूर्ण यह नहीं है कि कौन सा सिद्धांत अधिक रोमांचक लगता है, बल्कि यह है कि बातचीत स्वयं मानवीय स्वभाव को कैसे दर्शाती है। जब किसी नई चीज का सामना होता है तो लोग स्वाभाविक रूप से अर्थ, पैटर्न और इरादे की तलाश करते हैं। 3 एटलस उस प्रवृत्ति का दर्पण बन गया है जो यह दर्शाता है कि रहस्य कितनी जल्दी संभावना और प्रमाण के बीच की रेखा को धुंधला कर सकता है। जैसे जैसे बहस जारी है, एक सवाल अनसुलझा रह जाता है। यदि अपूर्ण साक्ष्य होने पर अटकलें सबसे प्रबल होती हैं, तो भविष्य में जब डेटा अंततः इन कमियों को दूर करेगा तो क्या होगा? 3 एटलस पृथ्वी के लिए कोई खतरा नहीं है। फिर भी यह आधुनिक खगोल विज्ञान के सामने आई सबसे मूल्यवान परीक्षाओं में से एक बनी हुई है, क्योंकि इसने वैज्ञानिकों को ऐसी किसी चीज को ट्रैक करने, विश्लेषण करने और उस पर प्रतिक्रिया देने के लिए मजबूर किया जो परिचित नियमों का पालन नहीं करती थी। पहली बार किसी अन्य ग्रह की परिक्रमा कर रहे अंतरिक्ष यान से प्राप्त डेटा को लघु ग्रह केंद्र द्वारा स्वीकार किया गया, जो ग्रहीय रक्षा के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। इस आगंतुक ने दिखाया कि हम कितने तैयार हैं और हमें अभी कितना कुछ सीखना बाकी है। यदि अगला अंतरतारकीय पिंड कम पूर्वानुमान योग्य हो, तो क्या हम समय रहते उसे समझने के लिए तैयार होंगे? टिप्पणियों में अपने विचार साझा करें और नए डेटा आने पर अपडेट के लिए हमें फॉलो करें।